हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में। ठीक है, क्या होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर और उनका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वन अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जो भी मैं स्टडी मटेरियल देती हूँ, जो भी पीडीएफ्स देती हूँ, अगर आपको वो नोट्स इनके चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसका नाम है स्टडी विद सिमरन मल्होत्रा। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आई विल रिप्लाई यू देयर। ठीक है, सो चलिए आज की वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में। सो चलिए सबसे पहले मैंने आपको ये ऑलरेडी कवर कराया था एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है एटमॉस्फेयर, तो ये ऑलरेडी भी मैंने कवर कराया था आपको, पर एक बार हम फिर से क्विकली रिकैप करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। देखो, एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ गैसेस जो कि हमारे अर्थ को घेर के रखा है, और अर्थ को इसने घेर के रखा हुआ है और किसकी वजह से, कि अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जो ये गैसेज हैं इन्होंने जो है हमारे अर्थ को घेर के रखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली एटमॉस्फेयर क्या है, एक थिन लेयर है गैसेस की जिसने हमारे अर्थ को सराउंड किया। इस तरीके से हमारा अर्थ का क्रस्ट हो गया और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गैसेस जो कि अर्थ को पूरा घेर के रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एटमॉस्फेयर। अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर देखें तो हमारे टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐसे दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारे ग्लोबल वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न को ड्राइव करते हैं। सो आज हम टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की बात करें तो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे कि टेम्परेचर हमारा वर्टिकली या फिर प्रेशर हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्रेशर का या टेम्परेचर का, फिर या फिर हमारा जो टेम्परेचर या प्रेशर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इन दोनों ही चीज़ों को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को पहले हम समझ लेते हैं। देखो, जब मैं बात करती हूँ ना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, यानी कि विद हाइट। ठीक है, इस तरीके से हम मान लो वर्टिकली मतलब इस तरीके से ऊपर की तरफ। ठीक है, विद एल्टीट्यूड विद हाइट, मतलब ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है और जब हम वर्टिकल की बात करेंगे तो इस तरीके से ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज हो रहा है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट के साथ किस तरीके से हमारा टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है। जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इसके अंदर हम कवर करेंगे कि जो हमारा अर्थ का सरफेस मतलब इक्वेटर टू पोल्स, यानी कि हमारा इस तरीके से अगर एक अर्थ है और इस तरीके से हमारा 0 डिग्री पे अगर इक्वेटर है तो अर्थ का जो पोल्स तक इस तरीके से देखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, मैं एक बार आपको ना दूसरा डायग्राम बना के इस तरीके से हमने डाल दिया अर्थ, यहाँ पे मान लो इक्वेटर है हमारा, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली इस तरीके से देखेंगे हम। ठीक है, कि हमारा पोल्स तक किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे टेम्परेचर का और हमारे प्रेशर का। तो आई होप आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, कि वर्टिकल किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि विद एल्टीट्यूड किस तरीके से हमारा प्रेशर जो है चेंज होता है या उसमें क्या चेंजेस आते हैं। देखो, अगर हम बात करें जो एयर प्रेशर है वो हमेशा क्या करता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो एयर प्रेशर है वो तेजी से जो है कम होते जाता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। मतलब जैसे जैसे आप हाइट से ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एयर जो है कंप्रेसिबल है। ठीक है, यानी कि जो लो लेयर्स हैं वो कंप्रेस है। अब जो लो लेयर्स हैं उनमें क्या है कि हवा का जो वेट है उसने कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया। तो लोअर लेयर्स में हमें समझ में आ गया कि एयर जो है वो कंप्रेसिबल है और लोअर लेयर्स में जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा डेंजर बन चुका है। और जैसे जैसे हम हाइट से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज करता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा एयर प्रेशर डिक्रीज करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे जैसे अगर हम बात करें, हम हायर जाएंगे तो जो एयर है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और हवा की जो डेंसिटी है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। अगर हम बात करें कि हमारा जो प्रेशर है वो किससे
कितनी एवरेज से डिक्रीज कर रहा है, तो उसका जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो कैसा है। अगर एवरेज हम बात करें तो जो प्रेशर है वो सिर्फ 1 मिलीवार, ठीक है, जो हमारा प्रेशर है वो 1 मिलीवार से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है हर एक 10 मीटर्स पे, ठीक है। 10 मीटर ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारा क्या हो रहा है, 1 मिलीवार डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो सिंपल यहाँ पे आपको रूल यही ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे आपका एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और आपका इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ, ठीक है। इतना याद रखेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। अब आ जाते हैं हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे भी हम देखेंगे हाइट के साथ साथ हमारे टेम्परेचर पे क्या जो है हमारा टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। अगर हम बात करें टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं होता है, यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो एक बार में ही हमारा जो जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड बढ़ा रहे हैं अपना तो हमारा टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज करेगा, इस तरीके से नहीं होता है। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया था, यहाँ पे हमने कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की थी। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है यूनिफॉर्मली डिक्रीज नहीं होता है, ये चेंज होता है थ्रू डिफरेंट लेयर्स के अंदर। तो ये यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सो प्लीज़ करेक्ट इट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फेयर में तो हमने क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है विद हाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, यूवी रेडिएशन आ रही है और ओजोन लेयर उनको ऑब्जर्व कर रही है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज है। फिर हम बात करें मीजोस्फेयर की, तो मीजोस्फेयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और कोल्डेस्ट टेम्परेचर में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें थर्मोस्फेयर की, तो थर्मोस्फेयर में क्या हो रहा है, फिर से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य से आने वाली रेडिएशंस है उनका अब्जॉर्प्शन हो रहा है इस लेयर में, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कई लेयर पे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, कई में कम है, ठीक है। मीजोस्फेयर में जैसे हमारा कम है पर थर्मोस्फेयर में हमारा ज़्यादा है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर जो है यूनिफॉर्मली जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यूनिफॉर्मली नहीं है, इसके अंदर जो है लेयर्स के अंदर जो है हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की, तो हॉरिजॉन्टल के अंदर हम क्या देखते हैं, इक्वेटर से देखेंगे यहाँ की तरफ 90 डिग्री ये, 0 डिग्री पे इक्वेटर और 90 डिग्री पे ये, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर वेरिएट करता है अक्रॉस लैटिट्यूड ओवर अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे लैटिट्यूड्स वाइज हम देखेंगे कि किस तरीके से टेम्परेचर का वेरिएशन है। अगर हम देखें टेम्परेचर को मापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं, उनकी मैपिंग के लिए, ठीक है। मैपिंग के लिए हम क्या करते हैं, आइसोथर्म्स का यूज़ करते हैं। आइसोथर्म्स क्या होती है, आइसोथर्म्स ऐसी लाइंस होती हैं जो इक्वल टेम्परेचर के एरियाज को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से लाइंस होती हैं जो हमने मैप पे ड्रॉ करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जिनका इक्वल टेम्परेचर है। अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, पहले लैटिट्यूड। आपको पता है हमारी जो सन रेज हैं वो ज़्यादा किस पे पड़ रही हैं, इक्वेटर पे पड़ रही हैं, और लोअर किस पे पड़ रही हैं, पोल्स पे पड़ रही हैं। तो हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें, हाई टेम्परेचर कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे होगा, लो टेम्परेचर कहाँ पे होगा, पोल्स में होगा, ठीक है। उसके बाद एल्टीट्यूड की बात करें, जैसे जैसे हम हाइट पे चलते जाएंगे ना वैसे भी हमारा जो टेम्परेचर है उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आप देखोगे ना माउंटेन्स वाले एरिया वो ठंडे होते हैं, ठीक है। इस टाइम पे भी आप देखोगे बहुत गर्मी चल रही है, और इस टाइम पे जो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, हिमालयस वगैरह जो एरिया हैं जैसे उत्तराखंड वगैरह एरिया हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे क्या होगी, वहाँ पे इस टाइम पे क्या है, वो वाले एरियाज में आपको देखने को मिलेगी जो माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पे आपको जो है ठंडे देखने को मिलेंगे वो बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो अगर आप देखोगे ये जो टॉप है माउंटेन का ये क्या होगा, ये कूलर होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू नीचे वाला एरिया अगर हम देखेंगे प्लेन से, ठीक है। तो ये ठंडा होगा, तो एल्टीट्यूड भी जो है एक फैक्टर है। थर्ड आता है लैंड और सी कंट्रास्ट। लैंड मतलब लैंड जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, और हमारा वाटर जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी, ये मैंने पहले भी पढ़ाई थी आपको। फिर ओशन करंट्स एंड विंड्स, ये भी हमारा क्या करते हैं, कोस्टल टेम्परेचर्स को चेंज करते हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। अगर हम ओशन करंट्स एंड विंड्स की बात करेंगे तो सबसे पहले ओशन करंट बहुत बार आ गया, तो मैं आज आपको पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, बाकी तो ये हम ओशनोग्राफी में कवर करते हैं। बट इस तरीके से मान लो कोई हमारा कोस्टल एरिया है और इस तरीके से मान लो हमारा क्या है, ओशन है। तो ओशन में
एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो वाटर का फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि एक डेफिनेट फ्लो में जिस तरीके से वाटर जाता है उसी को क्या बोलते हैं, ओशन करंट्स बोलते हैं। तो जो हमारी वार्म्स, अगर करंट्स वार्म होंगी वो भी हमारे कोस्टल टेम्परेचर को, मान लो इस तरीके से जो वाटर है, तो अगर मान लो ये क्या है, हमारी वार्म करंट्स हैं। ठीक है, तो वार्म करंट्स हमारे कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को भी चेंज करेंगी, उनके ऊपर भी इफेक्ट लाएंगी। अगर ये गर्म है तो भी लाएंगी, अगर ये ठंडी है तो भी लाएंगी। ठीक है, तो इससे हमारे कोस्टल एरियाज पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अगर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की, तो इसके अंदर क्या होता है जी, हम देखते हैं किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ग्लोब में किस तरीके से वेरिएशन है उसका। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा आइसोथर्म्स के बारे में कि ऐसी लाइंस होती हैं जो इक्वल टेम्परेचर के एरिया को कनेक्ट करती हैं, उसी तरीके से हमारा आइसोबार है, जो यहाँ पे आइसोबार क्या है, ऐसी लाइंस जो कि हमारे इक्वल प्रेशर के एरिया को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंसेस है उसकी वजह से ही प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, यही हमारे प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है। देखो आज ना बहुत इंपॉर्टेंट बात हम पढ़ने वाले हैं कि मैं आपको ना एक बेसिक जो कोर है क्लाइमेटोलॉजी का वो चीज़ पढ़ेंगे। आप आज जो है इस चीज़ को पढ़ेंगे कि इस तरीके से हमारा अगर क्रस्ट है तो इस तरीके से अगर हमारी कोई हवा है, ठीक है, और ये हवा क्या है, ये हवा अर्थ के कांटेक्ट में आके गर्म हो चुकी है, तो जो वार्म एयर है वो हमेशा क्या करती है, राइज करती है, ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, तो वार्म एयर हमेशा राइज करती है, और जब वार्म एयर राइज करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे क्या कौन सा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। जब हवा सारी ऊपर की तरफ चलेगी और यहाँ पे कौन सा क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर। यानी कि यहाँ पे यहाँ से भी हवा उठी होगी, मतलब सारी जगह से हवा आ रही है, यहाँ से भी, तो ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो आज आप एक जो ये कोर है क्लाइमेटोलॉजी का उसको ध्यान से पढ़ लो कि जो हमारी गर्म हवा वो हमेशा राइज करेगी, और जब गर्म हवा राइज करेगी तो वहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर। और जो ठंडी हवा है वो हमेशा क्या करेगी, सिंक करेगी। ठीक है, तो जब वो सिंक करेगी तो वो कौन सा प्रेशर क्रिएट करेगी, तो हाई प्रेशर। तो हमेशा अभी आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वार्म एयर राइज करती है और लो प्रेशर क्रिएट होता है, और ठंडी हवा क्या करती है, सिंक करती है, तो इससे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। अब हम समझेंगे कि ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स कौन कौन सी हैं। तो ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स बनती कैसे, पहले देखो इस तरीके से ना एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे आप देखोगे कि सेंटर में हमारा इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या है, हमारा इक्वेटर है। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि इक्वेटर पे क्या है, हमारी इंसोलेशन है, यानी कि यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर है तो यहाँ की हवा कैसी होगी, गर्म होगी ना। तो गर्म हवा क्या करती है, गर्म हवा राइज करेगी। ठीक है, इस तरीके से गर्म हवा क्या करेगी, राइज करेगी। और जब गर्म हवा राइज करेगी, जब हवा राइज करती है तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे होता है लो प्रेशर क्रिएट। ठीक है, और अगर यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है तो इसका नाम क्या पड़ गया है, इक्वेटर पे है एक तो इसका नाम पड़ा है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। क्या पड़ा है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं सारा लिख नहीं पा रही हूँ, बट आई होप आप उसको नोट डाउन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इक्वेटर पे हम जो ये इक्वेटर वाला एरिया है इसको क्यों हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस हीटिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे हवा क्या करती है, राइज करती है, और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, तो दूसरा इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम बेल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो डोल्ड्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर क्या होता है, जब यहाँ से हवा राइज करती है ना, ये ध्यान में रखना है, यहाँ से हवा राइज कर रही है, ठीक है, ये है 0 डिग्री, तो हवा जब राइज करती है ना तो ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, और यहाँ पे क्या बना दिए, इसने क्लाउड बना दिए, और यहाँ पे हो गई बारिश। अब हवा क्या जाएगी, हमारे 30 डिग्री पे जाएगी। तो इस तरीके से यह हवा अब इस जो है क्या है, ठंडी हो चुकी है, और इस तरीके से यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। अब ये हवा क्या करेगी, सिंक डाउन करेगी। तो यहाँ पे क्या करती है, ये हवा सिंक करती है ऊपर से। तो जब हवा ऊपर से सिंक करती है, बहुत ज़्यादा हवा आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कौन सा प्रेशर क्रिएट कर देगी, ये कर देगी हाई प्रेशर क्रिएट। कौन सा, हाई प्रेशर। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हाई प्रेशर क्रिएट कर लेगी यहाँ पे। तो इसीलिए हम इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहाँ पे हवा ऊपर से क्या कर रही है,
ऊपर से नीचे गिर रही है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लियर करके डायग्राम बनाती हूँ। इस तरीके से राइज की थी, तो यहाँ से यहाँ आ गई हवा, यहाँ से यहाँ चली गई, और यहाँ पे क्या किया हवा ने, 30 डिग्री पे हवा ने सिंक किया। और जब हवा सिंक करती है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। देखो ये थोड़ी सी ना टफ चीज़ें लग रही होंगी, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्यों बोला जाता है 30 डिग्री पे, और इसको दूसरे नाम हॉर्स लैटिट्यूड से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ड्राई हवा जो है ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट करती है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ में। फिर हमारी थर्ड, इस तरीके से हमारी लाइन, ये पढ़ा हमने इक्वेटर, ये पढ़ा हमने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे 60 डिग्री पे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पोल्स आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ से हवा फिर चलना स्टार्ट करती है, और यहाँ से पोल्स की ठंडी हवा ये भी इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पे क्या होती है, हवा फिर से राइज करती है, और फाइनली यहाँ पे भी क्लाउड्स बनते हैं, और यहाँ पे भी क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब बारिश होती है तो यहाँ से हवा ने क्या किया था, राइज किया था, तो ये कौन सा जोन बना था, ये बना था लो प्रेशर जोन। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सब पोलार लो। क्यों सब पोलार लो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हवा राइज करेगी, क्योंकि वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस यहाँ पे आके मिलेंगे। तो वार्म एंड कोल्ड कैसे हुए, एक बार ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये हमारा 60 डिग्री है, आपको पता है यहाँ पे पोल है, और यहाँ पे हमारा 30 डिग्री। तो मैंने बोला यहाँ पे हाई प्रेशर था, तो यहाँ से हवा आई। ये हवा जो इक्वेटर से आ रही है ये कैसी है, गर्म है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या हाई इंसोलेशन है, पोल्स में क्या कम इंसोलेशन है। अब जो पोल से हवा आ रही है ये कैसी है, ठंडी हवा है। तो यहाँ पे ना जो ठंडी हवा एंड जो गर्म हवा है उनके बीच में एक फ्रंट्स क्रिएट हो जाते हैं। फ्रंट्स आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, फ्रंट क्रिएट हो गया, तो हमारी यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो वार्म एयर थी उसने क्या कर दिया, राइज कर दिया, और इसकी वजह से क्या बन गई, यहाँ पे क्लाउड्स बन गए। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे बारिश हो गई। इसीलिए यहाँ पे हवा ने राइज किया, तो जहाँ से हवा राइज करती है तो हम उस एरिया को क्या बोल देते हैं, लो प्रेशर बेल्ट। हवा राइज करती है तो नीचे क्या क्रिएट हुआ होगा, लो प्रेशर। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सब पोलार लो, क्योंकि यहाँ पे वार्म और कोल्ड एयर आके कोलाइड करती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पोलार हाई। ठीक है, पोलार हाई में क्या होता है, पोलार हाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री में एक्सट्रीमली कोल्ड है, डेंस एयर है, वो क्या कर रही है, सिंक कर रही है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो 90 डिग्री पोल्स पे क्या है, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो वहाँ पे क्या कर रही है, हवा सिंक कर रही है। यहाँ पे भी हवा क्या कर रही है, सिंक कर रही है। ठीक है, यहाँ पे राइज थोड़ा ना करेगी, क्योंकि ठंड तो है नहीं, यहाँ पे जो है इंसोलेशन तो है नहीं, तो यहाँ पे हवा राइज नहीं करेगी। तो ये हमारा 60 डिग्री था। तो इस तरीके से यहाँ से हवा ने जब बारिश की तो वापिस इस तरीके से गई, और यहाँ पे हवा ने क्या किया, सिंक डाउन किया, और यहाँ पे बना हाई प्रेशर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है कि पोलार हाई क्यों बोला जाता है। तो ये हमारी ग्लोबल प्रेशर बेल्ट्स भी हो गई कवर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर हम जानने की कोशिश करें कि टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमने देखा कि अगर किसी एरिया पे हाई टेम्परेचर है तो वहाँ का एरिया का क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। अगर किसी एरिया का लो टेम्परेचर है तो वहाँ पे कैसा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, हाई प्रेशर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद क्या रखना है आपको, ऐसे भी याद हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्रस्ट है, तो यहाँ से हवा राइज कर रही है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है ना, 0 डिग्री मान लो, यहाँ से हवा ने राइज किया, तो यहाँ पे क्या था, हाई टेम्परेचर था, तभी हवा ने राइज किया होगा। ठीक है, और जब इसने राइज किया तो यहाँ पे बदले में प्रेशर कैसा क्रिएट हो गया, लो प्रेशर। यानी कि इन दोनों का क्या है, कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो हॉरिजेंटल प्रेशर की वजह से ही क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, और हमारी एक फोर्स जनरेट होती है जिसका नाम है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से ही क्या होती है, हमारी जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल सर्कुलेशन की, तो यहाँ पे जो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारा क्या करते हैं, एक ग्लोबल जो है हमें बताते हैं कि ग्लोबली किस तरीके से वेदर का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट है फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, जो कि आज की वीडियो में हमने कवर कर ही लिया है, आपको समझ में भी आ गया है।
तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि आज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, जैसे जैसे हम हाइट में चलते जाते हैं तो जो हमारा प्रेशर है वो डिक्रीज करता है विद हाइट, जबकि हमारा टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट लेयर्स में फ्लक्चुएट करता है। हमने जैसे कि मैंने पढ़ा दिया आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन मेसोस्फेयर में कम हो गया। उसके बाद अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दोनों ही एलिमेंट्स, चाहे अब हम बात करें टेम्परेचर की चाहे हम बात करें प्रेशर की, वो अनइवन है, एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से फैक्टर्स ड्राइव करते हैं, जैसे कि सोलर हीटिंग, मतलब उस एरिया में कितनी जो है हीटिंग हो रही है, इंसोलेशन कितनी पड़ रही है, अर्थ का रोटेशन कैसा है। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को समझेंगे, अगर हम इन डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं तो इससे हमें क्या होती है, बहुत हेल्प मिलती है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा वेदर पैटर्न्स होगा, एविएशन और स्टडी क्लाइमेट चेंज। और जो आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उनको भी हम प्रॉपरली समझ सकते हैं जब हम इस तरीके से प्रेशर एंड जो टेम्परेचर इन दोनों एलिमेंट्स को समझते हैं और इनके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है और समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।